प्रार्थना और प्रतिक्रमण के बाद अगला चरण आता है प्रत्याख्यान का। प्रार्थना अर्थात आत्मसमर्पण, प्रतिक्रमण अर्थात अपनी गलतियों की आत्म स्वीकृति और उसके बाद अगला चरण प्रत्याख्यान, आत्मसंकल्प अपनी गलतियों को सुधारने का। प्रत्याख्यान का वैज्ञानिक आधार संकल्प से रूपांतरण तक। सदियों से आध्यात्मिक और दार्शनिक परंपराओं में प्रत्याख्यान या संकल्प को आत्म सुधार और चरित्र निर्माण का एक शक्तिशाली साधन माना गया है। यह केवल एक कर्म कांड या नैतिक प्रतिज्ञा नहीं है, बल्कि एक गहरी मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है जिसके ठोस वैज्ञानिक आधार हैं। आधुनिक न्यूरोसाइंस, तंत्रिका विज्ञान अब इस बात की पुष्टि कर रहा है कि कैसे एक दृढ़ संकल्प हमारे मस्तिष्क की संरचना और कार्यप्रणाली को बदल सकता है। यहाँ पर मैं एक बात बताना चाहूँगा कि यह धारणा गलत है कि अध्यात्म और विज्ञान में कोई विरोधाभास है। अध्यात्म और विज्ञान जुड़े हुए हैं और न्यूरोलॉजी की ही एक ब्रांच है जिसको न्यूरोथियोलॉजी कहते हैं, और वह पूरी ब्रांच इसी बात का अध्ययन करती है कि धर्म और अध्यात्म अपने ब्रेन को कैसे बदलता है। तो यह भी विज्ञान का ही एक क्षेत्र है, अलग नहीं है। आइए इस रूपांतकारी प्रक्रिया के पीछे के विज्ञान को विस्तार से समझें। संज्ञानात्मक पुनर्रचना, कॉग्निटिव रिफ्रेमिंग। कॉग्निटिव शब्द आया है कॉग्निशन से और कॉग्निशन शब्द आया है रिकॉग्निशन से। जब हम दृढ़ता से यह निश्चय करते हैं कि अब मैं यह कार्य नहीं करूँगा या मैं एक अनुशासित जीवन जीऊँगा, तो यह केवल एक विचार नहीं होता, यह हमारे मस्तिष्क के सबसे विकसित हिस्से प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को सक्रिय करने का सचेत प्रयास है। यह प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स शब्द बार बार उस पुस्तक में आएगा। प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को आप एक प्रकार से भावना योग का केंद्र मान सकते हैं। एमिगडाला, हिप्पोकैम्पस और प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, ये तीन शब्द बार बार पुस्तक में आएंगे। एमिगडाला वह एरिया है जहाँ से भावनाएं उत्पन्न होती हैं। हिप्पोकैम्पस वह एरिया है जहाँ भावनाएं इकट्ठी रहती हैं, यानी स्मृति कोश। और प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स वह एरिया है जहाँ से भावनाएं मॉडिफाई होती हैं, चेंज होती हैं, कंट्रोल की जा सकती हैं। तो यदि भावना योग करते हैं तो यह प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स और अधिक सक्रिय होता है और हमें अपनी भावनाओं को कंट्रोल करने की क्षमता को बढ़ाता है। यह क्षेत्र हमारे मस्तिष्क का मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ है, जो निर्णय लेने, भविष्य की योजना बनाने, व्यवहार को नियंत्रित करने और दृढ़ इच्छा शक्ति के लिए जिम्मेदार होता है। जब आप कोई संकल्प लेते हैं तो आप अपने मस्तिष्क के सीईओ को एक स्पष्ट निर्देश देते हैं कि पुरानी स्वचालित आदतों को खारिज कर सचेत निर्णयों को लागू करें। यही सिद्धांत संज्ञानात्मक व्यवहार थेरेपी, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, सीबीटी का मूल है। सीबीटी एक प्रकार की साइकोथेरेपी पद्धति है। सीबीटी में व्यक्ति को उसके नकारात्मक विचार पैटर्न को पहचानने और उन्हें सकारात्मक तर्कसंगत विचारों से बदलने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है। प्रत्याख्यान इसी प्रक्रिया का एक आत्मनिर्देशित रूप है, जहां हम स्वयं अपने नकारात्मक आवेगों को सकारात्मक संकल्पों से प्रतिस्थापित करते हैं। यह इम्पॉर्टेंट है क्योंकि नॉर्मली सीबीटी साइकोथेरेपी में दूसरा व्यक्ति यह कराता है और भावना योग में हम यह स्वयं करते हैं, यह खुद कर सकते हैं। न्यूरोप्लास्टिसिटी, मस्तिष्क को नए तार देना, रीवायरिंग द ब्रेन। हमारा मस्तिष्क पत्थर की लकीर नहीं है, बल्कि यह निरंतर बदलने वाली एक गतिशील संरचना है। इस गुण को न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं। जब भी हम कुछ नया सीखते हैं, अनुभव करते हैं या किसी विचार को दोहराते हैं, तो हमारे मस्तिष्क में न्यूरॉन्स के बीच नए संबंध बनते हैं और पुराने मजबूत या कमज़ोर होते हैं। सन 2000 में एक मशहूर स्टडी पब्लिश हुई थी जिसको लंदन टैक्सी ड्राइवर स्टडी कहते हैं। उसमें लंदन एक बहुत बड़ा शहर है जहाँ 25-30 हज़ार रास्ते हैं। वहाँ के टैक्सी ड्राइवर्स के एमआरआई किए गए और पाया गया कि जो बहुत सालों से टैक्सी चला रहे थे, उनके हिप्पोकैम्पस में वो एरिया जो नक्शों के और रास्तों की याद रखता था, उसका साइज बड़ा हो गया था। यह सिद्ध होता है कि यदि ब्रेन के किसी हिस्से का हम अधिक प्रयोग करेंगे तो वह उसी हिसाब से और सक्रिय होगा और बड़ा होता जाएगा। भावना योग भी उसी सिद्धांत पर है
यदि हम भावना योग करेंगे हमारा प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स और अधिक सक्रिय होता जाएगा और हमें अपने भावनाओं पर और बेहतर कंट्रोल आता जाएगा। इस घने जंगल में एक रास्ता बनाने की तरह समझें। पुरानी आदत, एक पुराना अच्छी तरह से इस्तेमाल किया गया रास्ता है, इस पर चलना आसान और स्वचालित है, जैसे तनाव में गुस्सा करना। नया संकल्प, जंगल में एक नया रास्ता बनाने जैसा है। शुरुआत में इस पर चलने के लिए बहुत प्रयास और ध्यान की आवश्यकता होती है। जब आप अपने संकल्प को बार बार दोहराते हैं और उस पर अमल करते हैं तो यह नया रास्ता, न्यूरल पाथवे मजबूत और चौड़ा होता जाता है। साथ ही पुराना रास्ता, हानिकारक आदत इस्तेमाल न होने के कारण धीरे धीरे कमज़ोर पड़ जाता है। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति बार बार मैं क्रोध में प्रतिक्रिया नहीं दूंगा बल्कि शांत रहूंगा का संकल्प करता है तो उसके मस्तिष्क में आवेगपूर्ण प्रतिक्रिया से जुड़ा नेटवर्क कमज़ोर होता है और आत्मनियंत्रण से जुड़ा नेटवर्क मजबूत होता है। समय के साथ शांत रहना उसकी स्वाभाविक प्रतिक्रिया बन जाती है। आत्मनिर्देशित न्यूरोप्लास्टिसिटी, प्रत्याख्यान केवल एक निष्क्रिय प्रतिक्रिया नहीं है बल्कि एक आत्मनिर्देशित न्यूरोप्लास्टिसिटी का एक शक्तिशाली उदाहरण है। इसका अर्थ है कि हम सचेत रूप से अपने विचारों और ध्यान को केंद्रित करके अपने मस्तिष्क की वायरिंग को बदलने की क्षमता रखते हैं। UCLA के प्रसिद्ध न्यूरोसाइंटिस्ट डॉक्टर जेफरी शॉर्ट्स ने अपने शोध में यह सिद्ध किया कि उन्होंने OCD, जुनूनी बाध्यकारी विकार के रोगियों पर काम करते हुए दिखाया कि कैसे वे केवल अपने ध्यान को पुनर्निर्देशित करके और अपने संकल्पों को दृढ़ करके अपने मस्तिष्क के त्रुटिपूर्ण सर्किट को ठीक कर सकते हैं। यह प्रक्रिया दिखाती है कि एक सचेत इरादा मस्तिष्क में वास्तविक भौतिक परिवर्तन ला सकता है। इंटेंशन ड्रिवन बिहेवियर चेंज, जब हम कोई संकल्प करते हैं तो मस्तिष्क के दो अन्य महत्वपूर्ण हिस्से सक्रिय हो जाते हैं, एंटीरियर सिंगुलेट कॉर्टेक्स और बेसल गैंग्लिया। एंटीरियर सिंगुलेट कॉर्टेक्स, यह एरिया भी महत्वपूर्ण है भावना योग की दृष्टि से। जब हम मस्तिष्क का त्रुटिपूर्ण पहचान प्रणाली, एरर डिटेक्शन सिस्टम है, जब हम अपनी पुरानी आदत की ओर फिसलने वाले होते हैं तो यह एक अलार्म की तरह बजता है और जो हमें हमारे संकल्प की याद दिलाता है। बेसल गैंग्लिया, यह आदतों के निर्माण और उन्हें स्वचालित बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यदि आप ध्यान देंगे तो हमारी बहुत सी आदतें सालों से स्वचालित हैं, हम वह करते जाते हैं और यह सोचते भी नहीं कि वह सही है या गलत है। जब ACC गलती का संकेत देता है तो हमारा प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स CEO हस्तक्षेप करता है और बेसल गैंग्लिया को नई सकारात्मक आदत बनाने के लिए निर्देशित करता है। इस तरह इरादा और ध्यान मिलकर व्यवहार में स्थायी परिवर्तन लाते हैं। सकारात्मक पुष्टि का विज्ञान, द साइंस ऑफ अफर्मेशंस। प्रत्याख्यान वैज्ञानिक दृष्टिकोण से सकारात्मक पुष्टि, पॉजिटिव अफर्मेशन का एक उन्नत रूप है। इसका प्रभाव केवल मानसिक स्तर तक सीमित नहीं है बल्कि यह हमारे शरीर विज्ञान को भी प्रभावित करता है। हार्ट मैथ इंस्टीट्यूट के शोध के अनुसार सकारात्मक भावनाएं और इरादे हृदय और मस्तिष्क के बीच सामंजस्य स्थापित करते हैं, जिससे तनाव कम होता है और शारीरिक प्रणालियों का संतुलन बेहतर होता है। इसका सरल अर्थ यह है कि सकारात्मक संकल्प हमारे शरीर को लड़ो या भागो, फाइट और फ्लाइट, यह सर्वाइवल इंस्टिक्ट है, किसी खतरे को भांपने की या उसे लड़ने की या भागने की। अमूमन हम लोग इसी भावना से ही जूझ रहे होते हैं। फाइट और फ्लाइट वाली तनावपूर्ण स्थिति को शांत करके आराम और पाचन, रेस्ट एंड डाइजेस्ट वाली शांतिपूर्ण स्थिति में लाते हैं। इससे तनाव हार्मोन कॉर्टिसोल का स्तर घटता है, जिससे हमारा भावनात्मक संतुलन बेहतर होता है और प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स अधिक प्रभावी होता है। इसमें 2-3 चीज़ें मैं अभी बताना चाहता हूँ जो शायद पुस्तक में बीच बीच में आएंगी। 3 तो ये महत्वपूर्ण केंद्र हो गए, एमिगडाला जहाँ से भावनाएं बनती हैं, हिप्पोकैम्पस जहाँ भावनाएं स्टोर होती हैं, अनुभव स्टोर होते हैं, स्मृति कोश, और प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स जहाँ से भावनाएं मॉडिफाई या कंट्रोल हो सकती हैं। अब कहीं कहीं पे शब्द आएंगे डोपामीन, सेरोटोनिन, तो ये सब न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं जो इन 3 केंद्रों, जिनके माध्यम से ये तीनों केंद्र आपस में संवाद करते हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि हम अपने ब्रेन से अपने हार्ट को कैसे कंट्रोल करते हैं। तो एक ये दूसरा संवाद होता है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, या जिसको सिंपैथेटिक या पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम कहते हैं, या हार्मोन्स के द्वारा। और अगला चरण आता है सामायिक। सामायिक का वैज्ञानिक आधार,
मन और मस्तिष्क का कायाकल्प। सामायिक जो हजारों वर्षों से आत्मशुद्धि और समता की साधना मानी जा रही है, आज आधुनिक विज्ञान की कसौटी पर भी खरी उतर रही है। यह केवल एक धार्मिक क्रिया नहीं है, बल्कि एक शक्तिशाली मानसिक व्यायाम है जो हमारे मस्तिष्क की संरचना और कार्यप्रणाली को गहराई से प्रभावित करता है। आइए इसके वैज्ञानिक पहलुओं को विस्तार से समझते हैं। माइंडफुलनेस और मेटा अवेयरनेस। मेटा अवेयरनेस का अभ्यास। सामायिक का मूल सिद्धांत है माइंडफुलनेस, वर्तमान में जीना, और नॉन रिएक्टिविटी, प्रतिक्रिया रहित अवलोकन का संयोजन। यह अभ्यास हमें सिखाता है कि हम अपने विचारों, भावनाओं और शारीरिक संवेदनाओं के प्रति सजग रहें, लेकिन उनसे जुड़कर कोई प्रतिक्रिया, न आकर्षण, न द्वेष। जैसा मैं समझता हूँ, मेडिटेशन और माइंडफुलनेस दो अलग चीज़ें हैं। मेडिटेशन शायद थॉटलेसनेस को कहते हैं और माइंडफुलनेस केवल वर्तमान में जीना। वैज्ञानिक निष्कर्ष। डिफ़ॉल्ट मोड नेटवर्क की गतिविधि में कमी। हमारा मस्तिष्क जब कोई काम नहीं कर रहा होता तब भी विचारों में खोया रहता है। अतीत की चिंताएं, भविष्य की योजनाएं, मैं मेरे से जुड़े ख्याल, इसे डिफ़ॉल्ट मोड नेटवर्क कहते हैं। सामायिक के अभ्यास से डिफ़ॉल्ट मोड नेटवर्क की सक्रियता कम होती है, जिससे मानसिक भटकाव, चिंता और अहंकार से जुड़े विचार शांत होते हैं। एमिगडाला का संतुलन। एमिगडाला हमारे मस्तिष्क का खतरे का अलार्म है, जो भावनात्मक प्रतिक्रियाओं, विशेषकर भय और क्रोध को नियंत्रित करता है। सामायिक के दौरान हम भावनाओं को सिर्फ देखते हैं, उन पर प्रतिक्रिया नहीं करते। इससे एमिगडाला की अति सक्रियता घटती है और हम भावनात्मक रूप से अधिक स्थिर और संतुलित बनते हैं। एंटीरियर सिंगुलेट कॉर्टेक्स और प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स का प्रतिक्षण। सामायिक के दौरान हमारा ध्यान बार बार भटकता है, हम उसे विनम्रतापूर्वक वापस वर्तमान क्षण पर लाते हैं। ध्यान को लौटाने की यह साधारण सी क्रिया हमारे मस्तिष्क के लिए एक बेहतरीन कसरत है। यह कैसे काम करता है? यह प्रक्रिया मस्तिष्क के दो महत्वपूर्ण हिस्सों को प्रशिक्षित करती है। एंटीरियर सिंगुलेट कॉर्टेक्स, यह हिस्सा गलतियों की पहचान करने और आत्म सुधार के लिए जिम्मेदार है। जब हम ध्यान भटकने को पहचानते हैं तो एसीसी सक्रिय होता है। प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, भावना योग का केंद्र, यह हिस्सा एकाग्रता, निर्णय लेने और आत्म नियंत्रण का केंद्र है। ध्यान को वापस लाने का कार्य प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को मजबूत करता है। नियमित अभ्यास से यह मानसिक अनुशासन हमारी एकाग्रता और आत्म नियंत्रण की क्षमता को वैज्ञानिक रूप से सुदृढ़ करता है। भावनात्मक विनियमन, इमोशनल रेगुलेशन और पैरासिम्पैथेटिक सक्रियता। सामायिक में धीमी और गहरी सांस लेना, विचारों से दूरी बनाना और भावनाओं का साक्षी भाव से अवलोकन करना शामिल है। यह अभ्यास हमारे शरीर की रेस्ट एंड डाइजेस्ट प्रणाली को सक्रिय करता है। शारीरिक प्रभाव। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की सक्रियता हमारे शरीर तनाव में फाइट या फ्लाइट सिंपैथेटिक मोड में चला जाता है। सामायिक पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को सक्रिय करता है, जो शरीर को आराम, मरम्मत और संतुलन की अवस्था में लाती है। कॉर्टिसोल की कमी। पीएनएस के सक्रिय होने से तनाव हार्मोन कॉर्टिसोल का स्तर घटता है। इससे न केवल मानसिक शांति मिलती है, बल्कि शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ती है। न्यूरोप्लास्टिसिटी, भावनात्मक और नैतिक पुनर्निर्माण। हमारा मस्तिष्क पत्थर की लकीर नहीं है, यह शब्द पहले भी आ चुका है। यह निरंतर बदल सकता है। इसी क्षमता को हम न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं। नियमित सामायिक का अभ्यास मस्तिष्क में स्थायी और सकारात्मक संरचनात्मक परिवर्तन लाता है। स्वनिर्देशित मस्तिष्क शिल्प कला, सेल्फ डायरेक्टेड ब्रेन स्कल्पटिंग। सामायिक के माध्यम से हम सचमुच अपने मस्तिष्क को एक नई दिशा में ढालते हैं। इसे विशेषकर प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, विवेक, इंसुला, आत्म जागरूकता और सहानुभूति, और हिप्पोकैम्पस, स्मृति और भावनाओं जैसे क्षेत्र में ग्रे मैटर का घनत्व बढ़ता है। यह एक तरह की मानसिक मस्तिष्क की मूर्ति कला है, जो व्यक्ति की एक नई, शांत और करुणामयी दृष्टि को प्रदान करती है। नैतिक अनुभूति, मॉरल कॉग्निशन और संभाव। सामायिक केवल शांत बैठना नहीं है, इसमें संकल्प, जैसे मैं सभी जीवों से समता रखूंगा, आत्मनिरीक्षण, क्षमा याचना, मैत्री भावना जैसे अभ्यास भी शामिल हैं। ये अभ्यास मस्तिष्क के नैतिक तर्कणा सर्किट, मॉरल रीजनिंग सर्किट को सशक्त करते हैं। यह व्यक्ति को केवल शांत ही नहीं, बल्कि नैतिक रूप से अधिक दृढ़, विवेकी और करुणामय बनाता है।
हम दूसरे के दृष्टिकोण को बेहतर ढंग से समझ पाते हैं और सही गलत का निर्णय अधिक स्पष्टता से ले पाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच थे प्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर सचिन जी जैन।